नमस्कार, मैं हूं ए.के. शुक्ला और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी 24। अगले साल यानी कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे के सियासी गलियारों में अच्छी खासी गर्माहट देखने को मिल रही है। क्या पक्ष कहता है, क्या विपक्ष कहता है, इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सचिव और प्रवक्ता प्रदीप सिंह बप्पू जी। प्रदीप सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पे। हमारा डेमोक्रेसी 24 हमारे चैनल का नाम है। आपकी नज़र में डेमोक्रेसी क्या है, खास करके आपके उत्तर प्रदेश में जो डेमोक्रेसी है आपके नज़र में क्या है, कैसे चल रही है आपके यहाँ की आबोहवा? देखिए, डेमोक्रेसी तो बहुत व्यापक शब्द है और जिसका हिंदी में जिसको लोकतंत्र कहते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कहीं कहीं लोकतंत्र खतरे में है और इसलिए खतरे में है कि आज आपको कोई चीज कहना है, किसी से मिलना है, लखीमपुर के किसानों से मिलने के लिए हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके हमको जेलों में डाला जा रहा है और अपने किसानों से मिलने के लिए, उनकी पीड़ा को सुनने के लिए सरकार समय नहीं दे रही, सरकार मिलने नहीं दे रही। तो पूरे देश का, पूरे प्रदेश की डेमोक्रेसी कहीं के खतरे में है। नहीं, वो तो आपके एक सिद्धार्थ नाथ सिंह जी मंत्री हैं, उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम इसलिए विपक्ष को नहीं जान दे रहे ताकि वहाँ का माहौल न खराब हो। देखिए, सिद्धार्थ नाथ सिंह ऐसे नेता हैं, उनका बयान दिया, उनकी पीसी में सुन रहा था। हाँ। उन्होंने कहा कि वहाँ पे किसानों से बात हो गई है, हाँ। सब खुश हैं। उनकी आप कोट कीजिएगा उनकी लाइन, हाँ। कि सब खुश हैं। जिस घर में मौत हो चुकी है, जहाँ से मातम पसरा है, हाँ। उस घर में आपने मुआवजा देकर सबको खुश कर दिया। हाँ। वहाँ कौन खुश हो सकता है? जहाँ पे 4 किसान मर गए, हाँ। एक आपकी बिरादरी का पत्रकार मर गया, वहाँ कोई खुश हो सकता है? पैसों से अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं, पैसे देके किसी का मुंह बंद करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में है कि पैसे से हम किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। जिस घर में मातम पतरा वहाँ कभी खुशी नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुआवजा दे दिया, सरकारी नौकरी दी, हो गया न्याय। बिल्कुल, तो न्याय को खरीद लिया गया। बिल्कुल। अभी मेरा सवाल ये है कि ऐसे मौके पर, जैसे जहाँ पे न्याय का सौदा किया जा रहा है आपके मुताबिक, समाजवादी पार्टी के मुताबिक, तो ऐसे मामलों को आप लगातार क्यों नहीं उठाते हैं? मैं उदाहरण दे देता हूँ, उसको आप अनुष्ठान मत लेना। गोरखपुर का मैटर हुआ, मामला हुआ, अखिलेश यादव जी सीधा लाइन पर आए, फिर वहाँ से लखीमपुर खीरी का मैटर हुआ, वहाँ पे चले गए। मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए अखिलेश यादव वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जो हमारे जमीनी स्तर के नेता हैं उनको कम से कम गोरखपुर की लड़ाई सीधे करना चाहिए। लखीमपुर का मामला हुआ, कल कोई और मामला हो गया, वहाँ चले गए। मतलब कंटिन्यू अगर मालूम न्याय खरीदा जा रहा है तो आप लोग क्यों उसको लगातार मामले को लेके नहीं चलते, ताकि न्याय का जो है, भाई ठीक है, कपल लिया आपने, न्याय जो है मिले। गोरखपुर की घटना हुई, हाँ, जो हमारे रक्षक है वही भक्षक बन गए, जो पुलिस वाले जो हमारी सुरक्षा करते हैं वही हमारी मौत का कारण बन गए। हाँ। सबसे पहले वहाँ अखिलेश जी पहुंचे, हाँ। कानपुर में, हाँ। और अखिलेश जी ने अगर उसके घाव पे मरहम लगाने की कोशिश, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि मैं स्वयं अपनी पार्टी से सहयोग से उन्होंने सहयोग, हाँ, उन्होंने किसी के पैसे से किसी के मौत को, किसी के गम को तो नहीं कम किया सर, लेकिन हम जो कर सकते तो हमने किया। लखीमपुर की जो घटना है, हाँ। लखीमपुर की घटना में जिस दिन की घटना हुई, हमारे वहाँ के समाजवादी पार्टी के नगर के लोग, समाजवादी पार्टी के जिले के लोग तुरंत घटना स्थल पे पहुंचे, तुरंत किसानों को अस्पताल में एडमिट कराने से लेकर, हाँ, और सारे समय, मतलब मानवता की सारे समय तक समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ थे। हाँ। फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए, आज गए हो। हाँ। तो समाजवादी पार्टी का जितना भी वर्कर है, समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, हाँ, ऐसे मौके पर, हर मौके पर, हाँ, उस पीड़ित के साथ खड़ा है, उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जिसके साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, एक आपने बहुत बड़ी बात की, जो फौरी तौर पर मैंने, मतलब हम लोगों ने ऐसा महसूस किया, पता नहीं हमने क्या जजमेंट किया, हमें नहीं पता, हम सही फौरी तौर पर हर चीज़ को मान लेती सरकार, जो मौजूदा सरकार है। क्या भाई मुआवजा भी देंगे, आपने जांच का, हम जांच भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से बाद में एक आम आदमी की हैसियत से आप बताइए कि क्या सीबीआई और जो जुडिशरी की जो जांच की जाती है अभी मौजूदा सरकार में, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? उदाहरण के लिए मैं एक नाम दे रहा हूँ, सीबीआई को तोता बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। विक्रू कांड को दुनिया ने देखा, विक्रू कांड की न्यायिक जांच हुई, जो भी था, अपराधी था, क्या था नहीं पता,
उसकी न्यायिक जांच हुई और सारी पुलिस वालों को क्लीन चिट मिल गई। तो क्या ऐसे में न्यायिक जांच पर भरोसा कर सकते हैं आप? देखिए, उस समय भी बिक्रू कांड को लेकर भी हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, हाँ। उनकी मॉनिटरिंग में जांच कराई जाए। हाँ। आज भी कानपुर के प्रकरण को भी उन्होंने ये कहा था। हाँ। इसलिए कहीं कहीं, चाहे सीबीआई को आपने बात कही, सीबीआई पे भी लोग यकीन अब कम करने लगे जब से सरकार आ गई है। मैं न्यायिक जांच की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर तो इनके उससे न्याय की उम्मीद लोगों को छलकती है। सीबीआई पे भरोसा नहीं रहेगा। सीबीआई पे भरोसा आप लोगों का नहीं रहेगा। हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। इसलिए कि सीबीआई की जांच भी आपने कहा फौरी तौर पे उन्होंने मान लिया। हाँ, वहां पे जहां पे सरकार ये मानती है हाँ, कि हम एकदम प्रथम दृष्टया गलत है। हाँ, लखीमपुर की घटना हुई, हाँ, मंत्री के लड़के के नाम से जो गाड़ी है, हाँ, उस गाड़ी से किसानों को रौदा गया, वो चला गया, वीडियो देखा, लोगों ने देखा, हाँ, सरकार ने देखा, हाँ, और उसके बाद भी अभी तक उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया। दोनों नहीं हुआ, उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया जिसके खिलाफ एफआईआर हो गया है। गोरखपुर की घटना में 6 लोग नामजद, 6 लोग का नाम उन्होंने दिया, 3 लोग नामजद किया गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो सरकार पैसे के दम पे लोगों को शामिल करना चाहती है, मुंह बंद करना चाहती है। आप कह रहे हैं न्याय को खरीदा जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो न्याय के पैसे के दम पे लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो तो कहते हैं कि अपराधी जो है जेल है, उत्तर प्रदेश में दंडनीय है। देखिए, मुख्यमंत्री जी चाहे जो कहें, अपराधी जेल में अगर है तो जेल में भी सुरक्षा नहीं है, जेल में भी लोग मारे गए, सड़कों पर लोग मारे गए, हर जगह थानों में हत्याएं हो रही हैं, थाने के अंदर कस्टोडियल डेथ हुई। तो कहाँ सुरक्षित है उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति? सुरक्षित कहाँ है? जहां अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है वहां पे भी सुरक्षित नहीं है। होटल के कमरे में व्यक्ति सुरक्षित होकर सो रहा है और पुलिस वहां पहुंच के दरवाजा खटखटा रही है, और उसके बाद ये सोच के कि उनके पास सब कुछ है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन बिना उनकी क्या शर्तें थी, 3 शर्तों को उन्होंने नहीं पूरा किया, और इस तरह की गोरखपुर की घटना हुई जो तो इस तरह की घटनाएं कहीं भी किसी भी समय हो जा रही हैं, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष कमजोर पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं? नहीं, विपक्ष कहीं कमजोर नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और हमारी समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता कहीं के हर मौके पर सड़क पर उतर कर आए हैं। अच्छा। सड़क पर उतर के उन्होंने लोगों का, सरकार की किसी भी नीतियों का विरोध किया, जेल भी गए हैं, लाठी भी खाई। नहीं, हम तो ये देखते हैं कि आपके अध्यक्ष जी को निकलने से पहले ही उनको जो है हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। यही तो लोकतंत्र का हनन है। आपने जिस डेमोक्रेसी की बात की, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं के उसका एकदम अभाव हो गया है। अच्छा, एक योगी जी का एक सपना था, या उनका बोल सकते हैं कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ के गड्ढों का क्या हाल है? क्या देखिए, गड्ढा मुक्त नहीं, अभी गड्ढा युक्त प्रदेश है। आप लखनऊ में हैं और लखनऊ की किसी भी सड़क पर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ गड्ढों से भरी हुई सड़कें हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ की वीआईपी कॉलोनी है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहते होंगे, अधिकारी भी रहते होंगे, IAS रहते होंगे, IPS रहते होंगे, उन आप कॉलोनियों में आप देखेंगे तो गड्ढे आपको मिलेंगे। तो गड्ढा मुक्त तो कहीं नहीं हुआ। जिस गड्ढा मुक्त की बात सरकार ने आने के बाद 3 महीने में की थी, और 3 महीने बचे हुए हैं इस सरकार के जाने के लिए, और अभी तक प्रदेश गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। अच्छा, एक गौशाला वगैरह कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया है, आवारा पशु जो घूमते हैं, क्या कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे आपके? देखिए, गाय एक ऐसी चीज है कि हम लोग हिंदू है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इस सरकार में गाय के नाम पे जितनी अमानवीयता हुई उतनी किसी भी सरकार में नहीं हुई। गौशाला के नाम पे लोगों को धन आवंटित किया गया, इतना कम धन था कि उससे गायों का पेट नहीं पाला जा सकता है। तमाम ऐसे कानपुर में घटना हुई, और जिलों में ऐसी घटना हुई, गाय मर गई। तो आप बाहर खुला छोड़ देंगे? अगर आप लोगों का विरोध हुआ तो आपने गौशाला में गाय इसको बांध दीजिए, और अब बराबर जो है उनको चारा की व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, तो कहीं कहीं सरकार इतना अनैतिक काम कर रही है। इसको जवाब देने के लिए जिस गाय की बात करती है, जिस गंगा माँ की बात करती है, आज दोनों में फेल है। तो कहते हैं हमने गंगा को उतना साफ कर दिया, उतना साफ कर दिया। गंगा की नमामि गंगे परियोजना की क्या स्थिति आप भी जान रहे होंगे। नमामि गंगा परियोजना में 20,000 करोड़ रुपए आया था, कितना पैसा भी पूरा पैसा ही नहीं खर्च कर पाए होंगे, और जो पैसा खर्च हुआ उसका उपयोग कहाँ हुआ? तो कुछ खिलाड़ियों के भाला वगैरह भी बेच के उसी में लगा रहे हैं। अरे तो वो तो देखिए,
यही सरकार का यही वो है कि वो प्रधानमंत्री अपनी जैकेट बेच के कहते हैं कि इसको मैं जन उपयोग में इस पैसे का उपयोग होगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार कर कितना रहे लोगों के लिए और लोग उससे लाभ कितना ले रहे हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के साथ है, क्या आगे भी ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया, स्पष्ट कहा है हाँ। कि किसी भी बड़ी पार्टी से हमारा कोई सहयोग, कोई गठबंधन इस 2022 के चुनाव में नहीं होगा। कांग्रेस और बसपा से नहीं होगा। कांग्रेस और बहुत जिम्मेदारी के साथ आप बोल रहे हैं। कांग्रेस और बसपा से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कह दिया आप लोगों के बीच में, कई बार कहा। हाँ। लेकिन तो पहले भी कहा गया है कि हम नहीं करेंगे, नहीं, इस बार जो बात हो रही है 2022 की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कभी भी हम गठबंधन इनके साथ अभी नहीं करेंगे। 2017 में जो गठबंधन किए थे उससे क्या सपा को घाटा हुआ या फिर कैसा क्या माहौल? अब घाटा या मुनाफा ये तो निश्चित रूप से हमें लाभ तो नहीं हुआ है, और लाभ हुआ तो शायद उस पर सोचते, लाभ तो हुआ नहीं। तो बुआ जी ने तो आरोप लगा दिया था बहुत कुछ। ठीक है, बुआ जी ने जो भी आरोप लगाया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पूरी गरिमा के साथ कहीं भी कभी भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। एक आपके साथी हैं, साथी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने उनका साथ दिया, उन्होंने आपका साथ दिया, नहीं बोलूँगा। रघुराज प्रताप सिंह राजन भैया जब सत्ता लोकतांत्रिक है, क्या आप उनके साथ आगे साथ में रहेंगे? क्योंकि हमें याद है कि उन्होंने बीच में छोड़ा था। फिलहाल ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि ये सब निर्णय छोटे दलों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि गठबंधन होगा, लेकिन ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो आप शायद आपको जानकारी ऐसे से आप अपने पत्ते नहीं खोलेंगे? नहीं, अभी कोई ऐसा अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे हमारे साथ लोकदल का हमारा गठबंधन है, महान दल का हमारा गठबंधन है, संजय चौहान जी की पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। जो जिन पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है उसको हम लोग बता चुके हैं। आप लोगों को एक चाचा भतीजी की लड़ाई हुई थी, उसका कहीं न कहीं से 2017 में नुकसान भी देखने को मिला। तो चाचा भतीजी में अभी क्या कुछ कन्वर्सेशन है? शिवपाल तो कह रहे हैं अखिलेश पहल नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अगर साथ जल्दी नहीं आए तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उस पर विचार कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही उस पर जो कुछ बोलेंगे संभावना है तो वो निर्णय वही करेंगे, मंच पर आ सकते हैं एक साथ। जो भी निर्णय करेंगे इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलना होगा। शिक्षा को लेकर के क्या आप जो मौजूदा नीति और आपकी जो नीति है बोलो की सरकार शिक्षा के बारे में, देखो आज के आदमी को शिक्षा सबसे बढ़िया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो कहते हैं कि हमने इतने टैबलेट दिए, हमने इतने लैपटॉप दिए, हमने ये खोला वो खोला, ये तो आप कहते हैं कि हम लोगों ने जो लैपटॉप दिया था, हाँ, अगर वो न दिया होता तो तमाम आज कोरोना काल में तमाम लोग जो घर पे पढ़ाई हो रही है शायद उनकी पढ़ाई में हो पाती। मुझे लगता है कि लैपटॉप देने कहीं यहाँ पर घाटा होगा, उसी में सब लोग जो है मैनिपुलेट हो गए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, हम लोगों ने अपना काम किया, हम लोगों ने अपना काम किया। सरकार जनहित का काम करती है, समाजवादी पार्टी ने जनहित के काम में लैपटॉप लोगों को दिया। एक तरफ से दिया, जाति धर्म मजहब के नाम पे कोई उसमें भेदभाव नहीं था, सबको दिया गया। और उस लैपटॉप का उपयोग ये हुआ कि कोरोना काल में अगर घर से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो लोगों ने उसका उपयोग किया। अच्छा। इसके अलावा शिक्षा के नाम पे आज भी कई बार समाजवादी पार्टी सरकार ने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो। इस सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण की शुरुआत तो की, शिक्षा के व्यवसायीकरण रोका जाएगा, लेकिन आज तक ये सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाई जिससे कि आम लोग, आम गरीब वर्ग का छात्र अच्छे विद्यालयों में पढ़ सके। प्राइमरी पाठशाला जो इनका सरकारी स्कूल है, तो आम गरीब आदमी जाए कहाँ? लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि जब सभा के साथ सरकार थी उस समय स्कॉलरशिप का भी हाल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन लोगों समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी, चाहे वो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको स्कॉलरशिप देके, छात्रवृत्ति देके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, उनको बढ़ाया गया। इस सरकार में स्थितियाँ खराब हो गई, भी कम हुई आपको? बिल्कुल सारी स्थितियाँ। भ्रष्टाचार का बोलबाला बजट कर दिया है, भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है। छात्रवृत्ति किसी की जेब में जा रही है, ठीक है ना, फर्जी लोग लिस्ट बना के छात्रवृत्ति ले रहे हैं, और वो जो इनके मैनेजमेंट के लोग उनकी जेब में जा रही है। तो कहीं ये सरकार पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। लेकिन हमने देखा है पोस्टरों पर तो भाई बहुत कुछ छपा रहता है कि ये हुआ है वो हुआ। देखिए, पोस्टरों पे न जाइए आप। अगर दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में भी बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, योगी जी के, मोदी जी के, यहाँ भी पोस्टर लगे हैं। तो पोस्ट ये सरकार सिर्फ पोस्टरों की है। जमीन पे आप देखेंगे, आप जमीन पे जाएंगे, धरातल पे
एकदम इसको उल्टा है। ये तो कहते हैं किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। ये किसानों की सरकार होती, इतने महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा होता, कम से कम किसानों के आंदोलनों को, उनकी मांगों को मानते हुए इन किसानों को जो सड़क पे पड़े हुए ये तो कहते हो तो राजनीति के सपा वाले भेजे बस देखिए, अगर राजनीतिक होते, अगर किसान राजनीतिक हो जाएगा जिस देश में, तो मुझे लगता है किसान से बड़ा अराजनीतिक कोई नहीं है आज भी हिंदुस्तान में। एक सवाल है कि पूर्व मंत्री थे आजम खान, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, खास करके जवाहर यूनिवर्सिटी में जो मौजूदा सरकार ने जो अभी उसको कब्जे में लिया है। आजम खान साहब हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आजम खान साहब निश्चित तौर से उनको राजनीतिक रूप से फंसाया गया है। एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसने बनाया हो, शिक्षा के मामले में इतना बड़ा कार्य किया हो, उनकी यूनिवर्सिटी को कहीं कहीं लोग जो है गिराने का काम किया जा रहा है। आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी का आरोप है, भैंस चोरी का आरोप है, इस तरह के ऐसे आरोप लगाकर आजम खान जैसे नेता का मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब बहुत नहीं तो भैंस चोरी बकरी चोरी नहीं, बहुत मजबूत दिल के हैं, लोग तो ये भी मुझे लगता है इनके दबाव में आने वाले नहीं है। सरकार तो बाहर आएंगे। सिर्फ भैंस चोरी बकरी चोरी नहीं, वो जो है जमीन पर भी कब्जा कर लिए हैं क्या? जब भैंस चोरी बकरी चोरी का आरोप लगा सकते हैं तो कुछ भी लगवा सकते हैं, तो मतलब फर्जिया कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश के राजनीति में इस बार कुछ एक आलस्य रहने वाला है। अशाउद्दीन ओवैसी का ऐलान है कि 100 सीटों पर चुनाव में M-30 की तरफ मेरा इशारा है। देखिए, क्या उसका समाजवादी पार्टी में क्या असर होगा? ओवैसी साहब हमेशा जो है ये सोचना सपना देखते हैं उत्तर प्रदेश में उनके विधायक चयनित विधायक उनके नहीं जीतेंगे। ओवैसी साहब ने बंगाल में उसका अपना हश्र देख लिया है, तो उत्तर प्रदेश में उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, जैसा सुनने को मिलता है तो उनको कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनको सहयोग मिलता है और उस सहयोग के नाते उत्तर प्रदेश की धरातल पर अपनी जमीन तैयार करने आप कह रहे हो सपोर्ट मिलता है, वो तो कहते हैं कि सपा बसपा में नहीं, आज तक ओवैसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, कोई भी मुकदमे, जो कि समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ तमाम मुकदमे कर देती है सरकार, तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ मुकदमे कर देती है। ओवैसी साहब के खिलाफ कोई भी मुकदमा आज तक सरकार ने, जबकि कई बार उल्टा बोल रहे हैं, कई बार गलत बोल रहे हैं, उनको छूट मिली हुई है, वो है कहीं की अंडरस्टैंडिंग है। इससे समाजवादी पार्टी घाटा नहीं होगा? खास करके समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के इससे कोई घाटा नहीं होगा। और जिस फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, वो लोग भी कहीं कहीं बुद्धिमान हैं, वो लोग जानते हैं कि सरकार को हराने वाले कौन है, और ये ओवैसी के साथ जाने वाले लोग, ओवैसी के साथ जो जाएगा तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा, ये हर व्यक्ति जानता है। अभी मामला पुराना 5 साल हो गया, हर्षण हालात मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं। 2022 में आपका मुख्य चुनावी मुद्दा क्या होगा? बाबा कहते हैं हम लड़का देंगे, ये देंगे, बाबा छीन लिया है मुद्दा, तो बाबा ने जो आज तक कहा आज तक किया नहीं, तो करते हैं ना, बाबा की बातों को कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जो कहा था वो किया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार की चीजें, अगर आप लखनऊ में हैं, आप देखें तो लखनऊ में चाहे कैंसर अस्पताल हुआ, चाहे वो इतना बड़ा हॉस्पिटल हुआ, क्या नाम है, चाहे वो स्टेडियम हुआ, चाहे आप मेट्रो देखेंगे, चाहे मेट्रो हमारे तो उदाहरण नहीं किया, आप कैसे कह रहे हैं? मेट्रो का उद्घाटन हम लोगों ने किया। ये तो कहते हैं हमने किया। इनके कहने से क्या, ये फीता काटने का काम करना है, जो हम लोगों ने कर दिया उसको दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसी तमाम हमारी योजनाएं थी जिसका इन्होंने दोबारा उद्घाटन किया, दोबारा शिलान्यास जिनका किया, उनका उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया। तो ये जो कहते हैं, आज तक इन्होंने किसी भी एक काम पूरा नहीं किया। बुंदेलखंड परियोजना इस सरकार की जो शुरुआत की हुई, आज तक उसका कहीं शुरुआत नहीं, कहीं उसका अंत नहीं हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम हम लोगों ने शुरू किया था, इस सरकार ने कोई एक काम ऐसा नहीं किया जिसको बता सके कि इस सरकार के कार्यकाल में वो काम शुरू हुआ है और इसी सरकार के कार्यकाल में वो काम खत्म हो गया। ऐसा कोई काम नहीं किया। तो कहने को शिक्षा के नाम पर एक भी विश्वविद्यालयों का नाम बदलने की कोशिश की हुई, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनका नाम बदलने की कोशिश की गई। ये खाली या तो नाम बदल रहे हैं या तो हमारी सरकार द्वारा किए हुए कामों का फीता काट रहे हैं, चाहे फिर से उद्घाटन करके, चाहे वो लोकार्पण करके। ये तो कहते हैं हमने गरीबों को आवाज दिया, अभी सरकार होती किस लिए? सरकार का काम है लोगों के हित में काम करना। अगर सरकार काम कर रही है, लोगों के हित में कुछ कर रही है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको कम से कम लोगों को एहसास होना चाहिए। कहीं कहीं आप सड़क, आप धरातल पर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे तो आवाज के नाम पर कुछ नहीं है,
आवास अगर है कहीं ये तो गिनाते हैं जहाँ आवास है, इतना आवास सुनिए तो- शौचालय है तो शौचालय में गड्ढे नहीं बने हैं, शौचालय में दरवाजे नहीं है, आवास के नाम पे जो चाबी इन्होंने पकड़ा दिया लोगों को, हाँ। और आज भी वो आवास पूरे नहीं है। चाबी कैसे देंगे? आप चाबी दे दिया गया है, चाबी तो यहाँ दिया जाएगा ना, 75,000 प्रधानमंत्री जो घोषणा करके चले गए, लेकिन आप उसके आप अगर जमीनी धरातल पे जमीन जाके देखेंगे हाँ। तो आज भी वो आवास पूरे नहीं है। ये सरकार ये मेरा दावा है, आज भी वो आवास पूरे नहीं है। और सरकार कहती कुछ है, होता कुछ है। आपने आपके समय में कुछ आवास दिया था? बहुत दिया था हम लोगों ने, लोहिया आवास, जनेश्वर मिश्र आवास, ये आवास हम लोगों ने दिया था। कितने लोगों को दिया था? हम लोगों ने हजारों लोगों को दिया था। और आज भी वो आवास आप जाके देखेंगे, उनकी गुणवत्ता देखेंगे तो इनसे कहीं बेहतर है। अच्छा, समाजवादी पार्टी इस बार कितनी सीट निकालेगी आपके हिसाब से? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम 400 सीटों पे इस बार विजय करेंगे। तो हमारा जो आकलन है, हम 400 सीटों पे जीत रहे हैं, 400 सीटों पे हम आगे आएंगे। लेकिन जो कुछ आंतरिक कारण चलते हैं, जो पार्टी समाजवादी पार्टी में कोई कलम नहीं, जो निकल जाते हैं समय पर, कोई कलम नहीं, कोई निकल नहीं रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी में रोज लोग आ रहे हैं, निकल तो रहे कुछ, कोई नहीं निकल रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी में लोग आ रहे हैं बराबर, चाहे बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से भी आ रहे हैं लोग, और तो भारतीय जनता पार्टी से भी लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो आने के लिए तैयार है, मिलकर जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से। ये दावा है आपका? ये दावा नहीं, ये तो दिख रहा है, रोज पेपर में आ रहा, मीडिया में आ रहा। हम दावा क्या कर रहे हैं, दिख रहा है लोगों को। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी आज के समय में है जहाँ पे मैक्सिमम लोग आके मिल रहे हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो तो मिलके जाते हैं, आपसे बोलते हैं कि हमारे तो वैसे मुलाकात भी, नॉर्मल मुलाकात। आदमी देखिए, राजनीति में शिष्टाचार मुलाकात नहीं होती। पहले शिष्टाचार राजनीति में शिष्टाचार मुलाकात, राजनीति हर मुलाकात का एक संदेश होता है। तो मुख्य चुनावी मुद्दा आप क्या बनाएंगे? हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा हमेशा रहा है कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया है, हम पुनः उस विकास को दोहराएंगे। और जो बेरेल हो गई है उत्तर प्रदेश की विकास की योजनाएं, हम उनको फिर से पटरी पर लाएंगे। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुनः एक मजबूत उत्तर प्रदेश बनाएंगे। एक मजबूत उत्तर प्रदेश की नींव जो इन लोगों ने हिला दी, उसको पुनः खड़ा करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा है। अयोध्या का जो नजरिया है, कहते हैं अयोध्या राम मंदिर नाम पे लेंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हमने हमेशा कहा कि भव्य राम मंदिर बने। हमारी पार्टी ने बिल्कुल कहा कि भव्य राम मंदिर हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम राम को पूजने वाले लोग हैं, हम राम को बेचने वाले लोग नहीं हैं। राम को पूजते हैं, पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं। आप उसको उस पर जो है बाहर चिल्लाते नहीं कि हम राम भक्त हैं। तो राम के नाम पे वो राम को बेचने वाले लोग हैं, हम राम को पूजने वाले लोग हैं। प्रदीप भाई, एक बात बताइए, जो मीडिया है, आधुनिक मीडिया के बारे में आप क्या सोच रख रहे हैं? क्या मतलब क्या समझते हैं, क्या आपका विचार है आधुनिक मीडिया के बारे में? देखिए, मीडिया आप बहुत दूर न जाइए, आप लखीमपुर की घटना ले लीजिए। लखीमपुर की घटना को पहले दिन मीडिया ने लखीमपुर की घटना को एकदम नहीं दिखाया। उलट उसके एक बॉम्बे की घटना थी जो शाहरुख खान से संबंधित थी, वो दिन भर चलती रही। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और विपक्ष के और नेताओं ने इस मामले को उठाया, तब जाके दूसरे दिन कहीं ये मुख्य कार्यक्रम समाचार बन सका। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि मीडिया भी कहीं की अपनी जिम्मेदारी को निभाए। मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि मीडिया को जिसको लोग देखते हैं और कहीं उसको सच मानते हैं। तो मीडिया की चीज़ों को एक सच दिखाना चाहिए और जो चीज़ें सही हैं उसको दिखाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उनका जो IT सेल है एकदम गलत चीज़ों को ला के लोगों के सामने ऐसे परोसता है कि जैसे लग रहा वही सही है, लेकिन लोग इस हकीकत को पहन के जान गए। तो आज भी मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को अपनी जिम्मेदारी दिखाना होगा और उस जिम्मेदारी के साथ हम लोगों के बीच में जाना होगा। तभी कुछ न कुछ 2022 का चुनाव जो होगा कहीं न कहीं ये भी तय करेगा कि ऐसे लोगों को जो मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इनकी जिम्मेदारी कैसे तय। एक सवाल है, कभी भी आपने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2022 में 400 सीटें जीतेगी। दावे तो सभी करते हैं,
कभी दावे हवाई साबित होते हैं। आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि आपको 400 सीटें मिल जाएगी? देखिए, वो तो कह रहे हैं हम तो पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। हमारा जो आंतरिक सर्वे है और लोगों की जो आवाज़ है, हाँ, कार्यकर्ताओं की जो पहुंच है, हाँ, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है हाँ, और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साथ है। और इसका एहसास उनको भी कहीं कहीं, क्योंकि उनका भी आंतरिक सर्वे बता चुका है, भारतीय जनता पार्टी का भी आंतरिक सर्वे बता चुका है हाँ, कि वो हार रहे हैं और इस हार के डर से उनके कार्यकर्ताओं में जितना असंतोष है, हाँ, उस असंतोष को छिपाने के लिए, उस असंतोष को कम करने के लिए आपने देखा होगा इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बना के उनके अध्यक्षों को, उनके संयोजकों को, सह संयोजकों को मनाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं कहीं इस डर का उनको एहसास है, उस डर से अपने को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहीं कहीं खुश कर रहे हैं। जबकि स्थिति यह है कि कार्यकर्ता भी असंतुष्ट, लोग भी असंतुष्ट, जनता भी असंतुष्ट, नौजवान असंतुष्ट, किसान असंतुष्ट, हर व्यक्ति असंतुष्ट। महंगाई की अलग एक मार है, बेरोजगारी की एक अलग मार है। जब 100 रुपये आज हमने पढ़ा सुबह का पेपर कि पेट्रोल 100 रुपये लखनऊ में हो गया, 1000 में सिलेंडर लखनऊ में हो गया। सरकार कहती है कि इसका दूरगामी असर नहीं, कोई दूरगामी नहीं। देखिए, आपने सिलेंडर पकड़ा दिया, उसमें गैस भरने की लोगों की क्षमता नहीं है, आपने लोगों की क्षमता को क्यों सीमित कर दिया? क्या मतलब इसका? जब हमारी क्रय शक्ति नहीं रहेगी, जब हमारी खरीदने की शक्ति नहीं रहेगी, तो हम कैसे उपयोग करेंगे किसी चीज़ का? तो कहीं कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और लोग परेशान है इस सरकार से। तो कहते हैं इस सरकार से लोग निजात पाना चाहते हैं। किसान को हम सम्मान देते हैं, पैसा देते हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में। देखिए, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा कोरोना काल में इन्होंने एक योजना शुरू की थी, हाँ, ठीक है, हाँ, लेकिन कोरोना काल अब हमको वो देना चाहिए। किसी के अकाउंट में आप पैसा देंगे तो वो अपनी आजीविका चला सकता है, हाँ, उस आजीविका को चला सकता है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को आजीविका चलाने मात्र से काम नहीं चलना चाहिए। सरकार को ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि हम कम से कम एक अच्छी जिंदगी जी सकें, और सरकार उस पर किया गई। हाल ही में कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए, कांग्रेस और भाजपा दोनों का इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा के जो मुख्यमंत्री बदले गए, गुजरात में तो आपने देखा कि एक मुख्यमंत्री क्या पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया। हाँ, क्यों बदल गया? इसका मतलब सारे मंत्रिमंडल उनकी बेकार थे, नकारे थे। अच्छा, एक भी मंत्री उनका सही नहीं था। तो कहीं कहीं लोगों के गुस्से को, लोगों के आक्रोश को कम करने के लिए ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर से, आपके मुताबिक पॉलिटिकल विशेष तौर से हाँ, बगल हमारे उत्तराखंड में भी हुआ, हाँ, उत्तर प्रदेश में भी ये कोशिश हो रही थी, लेकिन किन कारणों से नहीं हुई इसको भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। तो कहीं कहीं लोगों में आक्रोश है, उस आक्रोश को दबाने के लिए इस तरह के प्रयोग स्ट्रेटजी कर दिए, हमने उनको हटा विदा कर प्रयोग करती है। प्रदीप भाई, एक बात बताइए, जो मीडिया है, आधुनिक मीडिया के बारे में आप क्या सोच रख रहे हैं? क्या मतलब क्या समझते हैं, क्या आपका विचार है आधुनिक मीडिया के बारे में? देखिए, मीडिया आप बहुत दूर न जाइए, आप लखीमपुर की घटना ले लीजिए। लखीमपुर की घटना को पहले दिन मीडिया ने लखीमपुर की घटना को एकदम नहीं दिखाया, उलट उसके एक बॉम्बे की घटना थी जो शाहरुख खान से संबंधित थी, वो दिन भर चलती रही। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और विपक्ष के और नेताओं ने इस मामले को उठाया, तब जाके दूसरे दिन कहीं ये मुख्य कार्यक्रम समाचार बन सका। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि मीडिया भी कहीं की अपनी जिम्मेदारी को निभाए। मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि मीडिया को जिसको लोग देखते हैं और कहीं कहीं उसको सच मानते हैं। तो मीडिया की चीज़ों को एक सच दिखाना चाहिए और जो चीज़ें सही है उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का जितना दुरुपयोग किया है उतना किसी ने नहीं किया है। कैसे किया? उनका जो IT सेल है एकदम गलत चीज़ों को ला के लोगों के सामने ऐसे परोसता है कि जैसे लग रहा वही सही है, लेकिन लोग इस हकीकत को पहन के जान गए। तो आज भी मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को अपनी जिम्मेदारी दिखाना होगा और उस जिम्मेदारी के साथ हम लोगों के बीच में जाना होगा। तभी कुछ न कुछ 2022 का चुनाव जो होगा कहीं कहीं ये भी तय करेगा कि ऐसे लोगों को जो मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इनकी जिम्मेदारी कैसे तय। एक सवाल है, कभी भी आपने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2022 में 400 सीटें जीतेगी। दावे तो सभी करते हैं,
कभी दावे हवाई साबित होते हैं। आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि आपको 400 सीटें मिल जाएगी? देखिए, वो तो कह रहे हैं हम तो पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। हमारा जो आंतरिक सर्वे है और लोगों की जो आवाज है, हाँ, कार्यकर्ताओं की जो पहुंच है, हाँ, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है हाँ, और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साथ होने जा रहा है। और इसका एहसास उनको भी कहीं कहीं, क्योंकि उनका भी आंतरिक सर्वे बता चुका है, भारतीय जनता पार्टी का भी आंतरिक सर्वे बता चुका है हाँ, कि वो हार रहे हैं और इस हार के डर से उनके कार्यकर्ताओं में जितना असंतोष है, हाँ, उस असंतोष को छिपाने के लिए, उस असंतोष को कम करने के लिए आपने देखा होगा इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बना के उनके अध्यक्षों को, उनके संयोजकों को, सह संयोजकों को मनाने का काम करते हैं। तो कहीं कहीं इस डर का उनको एहसास है, उस डर से अपने को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहीं कहीं खुश कर रहे हैं। जबकि स्थिति यह है कि कार्यकर्ता भी असंतुष्ट, लोग भी असंतुष्ट, जनता भी असंतुष्ट, नौजवान असंतुष्ट, किसान असंतुष्ट, हर व्यक्ति असंतुष्ट। महंगाई की अलग एक मार है, बेरोजगारी की एक अलग मार है। जब 100 रुपये आज हमने पढ़ा सुबह का पेपर कि पेट्रोल 100 रुपये लखनऊ में हो गया, 1000 में सिलेंडर लखनऊ में हो गया। सरकार कहती है कि इसका दूरगामी असर नहीं, कोई दुर्गामी। देखिए, आपने सिलेंडर पकड़ा दिया, उसमें गैस भरने की लोगों की क्षमता नहीं है, आपने लोगों की क्षमता को क्यों सीमित कर दिया? क्या मतलब इसका? जब हमारी क्रय शक्ति नहीं रहेगी, जब हमारी खरीदने की शक्ति नहीं रहेगी, तो हम कैसे उपयोग करेंगे किसी चीज का? तो कहीं कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और लोग परेशान है इस सरकार से। इस सरकार से लोग निजात पाना चाहते हैं। प्रदीप सिंह जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।